हिंदुस्तान में रह के जय फिलिस्तीन कहना ये कहाँ तक सही लग रहा है आपको? आप भी भारत के निवासी हो, लगता है आपको ये सही है? किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कोई भारतवासी इस चीज़ को समर्थन देगा, क्योंकि भारत के अंदर रह करके और अगर किसी पर्टिकुलर विषय में बात हो रही होती है, विदेश नीति में बात हो रही है अगर, और कोई राष्ट्र हमारे बहुत समीप है, बहुत ज़्यादा हमारे साथ में आए दिन हमारे साथ खड़ा रहता हो, तो उसके बुरे समय पे खड़ा होना एक बात बनती है। लेकिन जब उस बारे में बात हो रही हो, तो जब कोई बात नहीं है, शपथ समारोह हो रहा है, समारोह के अंदर आप अगर जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं और जबकि आप भारत माता की जय नहीं बोल पाते हैं, आप जय हिंद नहीं बोल पाते हैं, तो दुखद है ये। आपकी राजनीतिक मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपकी मंशा क्या है कि भारत को, और आपने गौर भी किया होगा कि किसी और एमपी ने जब हिंदू राष्ट्र की बात कही थी, जय हिंदू राष्ट्र कहा था, तो वहाँ पे जो नेतागण थे उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया था कि ये संसद के खिलाफ है। ठीक है, आपकी बात को मैं मान देता हूँ और ये कहता हूँ कि ठीक है, यदि हिंदू राष्ट्र बोलना संसद का और संविधान के खिलाफ है, तो जय फिलिस्तीन बोलना क्या ये संविधान में जायज़ है, संविधान में लिखा है? आप खुद सोचिए और विचार करिए। देश का कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को जो है नहीं मानता है सही। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए आए हैं। अगर बात भारत के अंदर रह करके फिलिस्तीन सपोर्ट की निकलेगी, तो ऐसे भी बहुत से लोग निकलेंगे जो इजराइल का सपोर्ट करेंगे। जो टेररिस्ट अटैक के खिलाफ जो खड़ा हुआ देश है, छोटा सा देश है, और छोटा सा देश किस तरीके से चारों तरफ घिरा हुआ है और अनेकों तरीके की चीज़ें उसने भी अपनी लाइफ में झेली है, जिस तरह से भारत ने झेली हैं पाकिस्तान के द्वारा, जब उन्होंने अनेकों प्रकार के अटैक भारत के ऊपर किया है। तो हम जैसे लोग जिनके ऊपर अटैक हुआ है, वो इजराइल के साथ खड़ा होगा। और जब आप बात करेंगे जय फिलिस्तीन, तो हम भी बोलेंगे जय इजराइल। तो आखिरकार ऐसे नेताओं को क्या करना चाहिए, जबकि जो मन में आता है बयान देते हैं? उनको सोचना चाहिए कि सांसद में आप खड़े हैं, सांसद हैं आप, और बड़े तबके से चुन के आए हैं, और ऐसे में जो है शपथ समारोह में इस तरीके की तो बातें करनी नहीं चाहिए। समस्या ये है कि जब आपको चुनने वालों का ही विचार वैसा हो, तो आप उनको खुश करने के लिए इस तरह की ही बातें करेंगे। आखिरकार वो जो उन्होंने बात कही है, वो किसको खुश कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अपने वोटर को ही खुश कर रहे हैं। और उनके वोटरों ने उनको चुना, क्यों चुना? उनके विपक्ष में, उनके विरोध में माधवी लता जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रही थी, अच्छे खासे फाइट भी उन्होंने दी, लेकिन हार गई। हारने का कहीं ना कहीं रीज़न एक था, कहीं ना कहीं उनका रीजन था। क्योंकि अगर हम बात करें इंटेंस की, बात करें हम विकास करने की कोशिश की, तो माधवी लता ने भी अपना एजेंडा बताया था, अपना ब्लूप्रिंट बताया था कि मैं अपने क्षेत्र में विकास करूंगी। उन्होंने किसी प्रकार की जातीय धर्म की बात नहीं की थी। तो ये एक विषय है जहाँ पर उन्होंने अपने वोटर को खुश करने की कोशिश की थी कि हाँ, आखिरकार संसद में जब सांसद जाता है, तो कहता ना हम कि आपकी आवाज़ उठाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो उनके वोटरों की ही आवाज़ थी। और वोटरों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जब सांसद चुनते हैं, तो ऐसे विषयों को जरूर रखें, ऐसे विषयों को मन में जरूर रखें वोट करते वक्त, कि हमारे पर्सनल बेनिफिट से ज़्यादा हमारे राष्ट्र का बेनिफिट होना चाहिए। राष्ट्र बेनिफिट जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। मैं एक दिन भूखा रह सकता हूँ, लेकिन यदि भारत के ऊपर कोई अटैक करेगा, तो मेरी स्थिति क्या होगी, मुझे वो सोचना होगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो सदस्यता है, क्या रद्द कर दी जाएगी, या उसकी सदस्यता रहेगी, या उनको हिदायत दिया जाएगा कि आगे जो है इस तरीके की बातें ना करें? वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने जो भी किया है वो कोई बचपने में नहीं किया है, कोई अनजाने में नहीं किया है। उनको सारी कानूनी प्रक्रिया पता है, एडवोकेट हैं, ठीक है जी। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा उनकी जो सदस्यता है वो रद्द करना। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और विचार विमर्श उनको करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात है कि देश को, मैं नहीं बोलूँगा ओवैसी, लेकिन बहुत से लोग जो है देश को हिंदू राष्ट्र की मैं कहूँगा इस्लामिक राष्ट्र की ओर ले जाना चाह रहे हैं, और उसी की वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। 2024 का रिजल्ट आया, जैसा कि आप देख रहे थे, एनडीए बार बार जो है वो कह रहे थे कि 400 के पार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस्लामिक जो कुछ यूनिट्स है, वो इस बार प्रोपेगेंडा के तौर पे बन के उभर के आए? 400 का जो नारा था वो बेसिकली टारगेट था। हर कोई कुछ करता है, अगर कोई पढ़ाई करता है, मान लो मैं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो मेरा भी एक टारगेट होगा लाइफ में आगे जाकर के मैं IAS बनूँ, IPS बनूँ, डॉक्टर इंजीनियर बनूँ।
तो उसी तरीके से पार्टी ने उसको लग रहा था कि इसने इस तरह का काम किया है, 400 का नारा लगाया उसने। 400 का नारा मिलना नहीं मिलना, जो फलस्वरूप हमारे सामने रिजल्ट आता है वो ही तो लोकतंत्र दिखाता है कि वास्तव में हमारे देश में लोकतंत्र है। नेताओं ने चुन लिया, 400 उन्होंने चुना, 400 उन्होंने बोला और 400 मिल गई, तो समझ में आता है कहीं ना कहीं ईवीएम हैक हुआ है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में, ऐसे विषयों पर बात की जा सकती है। लेकिन जब 400 का नारा बनता है और 240 सीटें ही मिलती है उस पार्टी को, तो एक तो उस पार्टी को चिंतन का विषय होगा उसके लिए कि हमें कहाँ कहाँ हमसे चीज़ें रह गई, जहाँ से हमारे जो वोटर्स हैं वो हमसे नाराज़ हुए और हमारे साथ वोट नहीं दिया, हमको वोट नहीं दिया। दूसरा इसमें बात करें, जैसे अपने किसी पर्टिकुलर अगर आप रिलीजन की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, वो कम्युनिटी वोट नहीं करेगी। बीजेपी को इस बात को मन में बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि हिंदू बहुल्य क्षेत्र से एक बार को मुस्लिम नेता बन सकता है, लेकिन मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से हिंदू नेता नहीं बन सकता। पहला विषय, वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देगी, ये है दूसरा विषय। उसके बाद में बहुत से लोगों का यहाँ देश के अंदर ब्रेन वॉश किया गया है इस तरीके से कि जहाँ हम बात करते हैं मुस्लिम वोट बैंक की, मुस्लिम वोट बैंक को एक दिखाया जाता है 22%, 25%, इस तरीके से। वही जब हिंदू वोट बैंक की बात आती है तो पहले तो बोलते हैं हिंदू धर्म ही नहीं है, ताकि जो हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक बार क्वेश्चन मार्क लग जाए। पहला वो तीर ऐसे फेंकते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, फिर हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को वो अनेक जातियों में बांटना स्टार्ट करते हैं, वो भी एक एजेंडे की तरफ से। वो जो मैं नहीं मानता वैसे जाति सिस्टम को, लेकिन कहीं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं मानता हूँ, जहाँ कुछ मूर्ख लोगों द्वारा जो अन्य जातीय के लोग हैं जिनको निम्न जाति कही जाती है, मैं नहीं मानता वैसे, मेरे लिए वो बराबर है, मैं जैसा मैं हूँ, तो वो एक मोहरा बन जाते हैं, बहुत आसानी से मोहरा बन जाते हैं। आपने ऐसे विषय देखे होंगे जहाँ पर यदि किसी दलित के साथ शोषण होता है और दलित के साथ में शोषण करने वाला यदि किसी सर्वण कास्ट में आता है तो उस विषय को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन जो कि नहीं होना चाहिए, शोषण ही नहीं होना चाहिए। और हाईलाइट किया जाए बहुत अच्छी बात है, हाईलाइट करो, लेकिन जब उसी दलित के साथ में कभी कोई मुस्लिम धर्म द्वारा व्यक्ति अगर शोषण करता है, वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती। आपने अनेकों इंसिडेंट सुने होंगे जहां मर्डर हुआ है, मर्डर और रेप होने वाले जो व्यक्ति थे, जो भोगी थे, वो इन्हीं मैं कहूँगा दलित बिरादरी के लोग थे, लेकिन मारने वाले जो थे वो भी हाईलाइटेड होते थे। लेकिन चाहे वो झारखंड का इंसिडेंट आपने सुना होगा, जहाँ एक लड़की को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है क्योंकि उसने प्यार उसका कबूल नहीं किया। दिल्ली में आए दिन ऐसे रेप कांड होते रहते हैं, ऐसे मर्डर कांड होते रहते हैं। जाफराबाद के अंदर आपने जब देखा होगा कि जब दंगे हुए थे जाफराबाद के अंदर, IB ऑफिसर के टुकड़े कर दिए गए थे, ठीक है। तो आप ये समझिए कि बहुत से लोग ऐसे मौके में बैठे रहते हैं जब हमारे देश के लोगों को भ्रमित करें, खासकर हिंदू समाज की जो जातियों में बटी हुई समाज है उनको भ्रमित करें, और उसके बाद में वोट बैंक के रूप में उनको डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद में उनका ईजिली जो है वोट अपने तरफ कन्वर्ट कर ले, वो कहीं ना कहीं वोट बैंक को काटने की बात है। ठीक है, ये जनता की राय है, जनताओं की राय के विषय में हम आपको बताते रहेंगे, बाकी हमारा प्रयास जारी रहेगा। जय हिंद।